तो हम पढ़ रहे हैं अंग्रेज़ों की भारत पर विजय और भारतीय शक्तियों पर विजय के बारे में। तो इससे पहले हमने मैसूर और बंगाल के बारे में, अब लेंगे हम अंग्रेज़ और मराठों के बारे में। सबसे पहले मराठा शक्ति की हम बात करें तो मराठा शक्ति का प्रसार मुगल साम्राज्य की कमजोरी का लाभ उठाकर मराठों ने अपने दूसरे और सबसे योग्य पेशवा बाजीराव के अधीन 1720 से 40 के बीच में अपनी शक्ति का खूब प्रसार किया। मराठों ने अब खुले दिल से मुगल प्रदेशों को लूटना शुरू किया। मुगल सम्राट ने मालवा का कुछ प्रदेश देकर मराठों को प्रसन्न करने का प्रयास किया, लेकिन मराठा इससे तृप्त नहीं हो सकते थे। तो 1737 में वे दिल्ली के बिल्कुल निकट तक पहुंच गए। मुगल बादशाह जो था ये डर गया और उसने अपनी सहायता के लिए दक्षिण से निज़ाम को बुला भेजा, लेकिन मराठों ने दोनों सेनाओं को 1738 में भोपाल के निकट करारी हार दी और इसी के साथ साथ पराजित करने के पश्चात क्या हुआ कि विवश होकर निज़ाम को मालवा के पूरे प्रदेश के साथ साथ चंबल और नर्मदा नदियों के मध्य का प्रदेश भी मुगल सम्राट से लेकर मराठों को देने का वचन देना पड़ा। स्वयं उसे 50 लाख भेंट में देने पड़े और इसके बाद मराठा लोग मुगल प्रदेशों पर छापा मारते रहे। बालाजी बाजीराव के नेतृत्व में, आगे जब बालाजी बाजीराव आए तो उनके नेतृत्व में मराठों ने पंजाब पर चढ़ाई करके लाहौर पर 1758 ईस्वी में अधिकार कर लिया और अहमद शाह अब्दाली के पुत्र तैमूर शाह को वहां से मार भगाया। परिणाम स्वरूप मराठों ने अब्दाली को अपना शत्रु बना लिया। तब बदला लेने के लिए अब्दाली बड़ी सेना लेकर पंजाब की ओर बढ़ा। 1761 में मराठों तथा अब्दाली के बीच पानीपत के मैदान में पानीपत की यह तीसरी लड़ाई लड़ी गई। इससे पहले आपने पढ़ा कि पानीपत की पहली लड़ाई 1526, पानीपत की पहली लड़ाई जो थी ये बाबर और इसी के बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ी गई थी। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में, और ये पानीपत की तीसरी लड़ाई जो थी ये मराठों और अब्दाली के बीच में लड़ी गई। मराठे बुरी तरह से पराजित हुए और इस युद्ध ने एक प्रकार से भारत में स्थानीय शक्तियों के इतिहास को प्रायः समाप्त सा कर दिया और विदेशी शक्तियों के इतिहास का श्री गणेश किया। मराठों और मुसलमानों ने आपस में लड़कर एक दूसरे को इतना निर्बल बना दिया कि भारत में एक अन्य शक्ति यानी कि अंग्रेजों को अपनी शक्ति पकड़ने का एक सुनहरा अवसर मिल गया। पानीपत की लड़ाई में मराठों की हार के पश्चात ही अंग्रेजों ने मराठों की ओर ध्यान दिया और अब वे उनके साथ लड़ाई या युद्ध करने का मौका ढूंढने लगे। अंग्रेजों को मराठा शक्ति का अंत करने के लिए 4 युद्ध करने पड़े। जैसा कि आपने पढ़ा कि जो मैसूर है, मैसूर के साथ भी अंग्रेजों ने 4 युद्ध किए। पहले युद्ध हैदर अली, दूसरे युद्ध के बीच में ही हैदर अली की मृत्यु हो गई। फिर बागडोर टीपू सुल्तान जो हैदर का बेटा था उसने संभाली। उसके पश्चात 2 अन्य युद्ध, तीसरा और चौथा, ये टीपू सुल्तान के साथ लड़े गए और अंत में अंग्रेज विजयी रहे और उन्होंने जो है मैसूर को अपने कब्जे में ले लिया। तो यहाँ पर भी अभी ये दौर चला हुआ था, क्योंकि 1775 की अभी हम बात कर रहे हैं। अभी दूसरी तरफ मैसूर को भी वो साथ साथ जीतते जा रहे थे। तो मराठों का पहला युद्ध 1775 से प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध जो है 1775 से 1782 ईस्वी के बीच में लड़ा गया और इस युद्ध के लिए बहुत से कारण उत्तरदायी थे। पहला कारण था नारायण राव का वध। 1772 में पेशवा माधव राव की मृत्यु हो गई और उसके पश्चात उसका भाई नारायण राव पेशवा बना, लेकिन उसके चाचा रघुनाथ राव जिसको के राघोबा के नाम से भी जाना जाता है, तो रघुनाथ राव जो कि बहुत ही चतुर था, उसने क्या किया, राघोबा ने स्वयं पेशवा बनने के लिए 9 महीने के बाद नारायण राव का वध कर दिया और स्वयं पेशवा बन गया। लेकिन अधिकांश मराठा, जिनमें नाना फडणवीस प्रमुख थे, वे राघोबा को पेशवा मानने से इनकार कर दिया उन्होंने और मराठों ने उसे पूना से निकाल दिया।
विवश होकर मराठों के विरुद्ध अंग्रेजों के पास वो बम्बई चला गया, क्योंकि वो क्या करना चाहता था, पेशवा बनना चाहता था। तो पेशवा वो बनना चाहता था, तो इसलिए उसने क्या किया, वो बम्बई चला गया। यहाँ पर भी आप देखें तो मैं आपको मैप में नज़र आएगा ये मराठास। और इस तरह से मराठा परिषद ने नारायण राव का एक अल्पवयस्क पुत्र, जिसका नाम था माधव राव द्वितीय के नाम से, उसको 1774 में अपना पेशवा स्वीकार कर लिया। अगला है सूरत की संधि 1775 ईस्वी में। अब उसको जो है उन्होंने अपना पेशवा मान लिया। 1775 ईस्वी में सूरत की संधि जो थी ये हुई। तो सूरत की संधि किस किस के बीच में हुई? अंग्रेज मराठों की फूट से लाभ उठाना चाहते थे, तो बम्बई की सरकार बम्बई की सरकार मतलब अंग्रेजी सरकार ने बंगाल में भी अंग्रेज़ों की सरकार थी क्योंकि ज़्यादातर क्या था कि बंगाल का ही दबदबा था, जहाँ जहाँ भी अंग्रेज़ों के केंद्र थे। तो बंगाल सरकार की स्वीकृति के बिना रघुनाथ राव से सूरत की संधि कर ली, जिसके अनुसार कुछ शर्तें रखी गई। रघुनाथ को अंग्रेज मदद देंगे, लेकिन बदले में उन्हें दो क्षेत्र, एक का नाम सालसेट और दूसरा भसीन। सालसेट और भसीन जो है, ये कहा गया कि क्या करेगा, रघुनाथ जो है अंग्रेज़ों को देगा। दूसरा भड़ौच और सूरत की माल गुजारी से भी अंग्रेज़ों को कुछ हिस्सा दिया जाएगा। तीसरा, रघुनाथ के नेतृत्व में मराठे बंगाल तथा कर्नाटक पर आक्रमण नहीं करेंगे। फिर है इस युद्ध की घटनाएं। पहला है एरास का युद्ध। मई 1775 को रघुनाथ ने बम्बई सरकार की सेना से मिलकर पूना पर आक्रमण कर दिया। 18 मई 1775 को इरास के युद्ध में मराठों को पराजित होना पड़ा, लेकिन गवर्नर जनरल ने सूरत की संधि को स्वीकृति नहीं दी। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि जो बंगाल की सरकार थी उससे उनको स्वीकृति लेनी थी, लेकिन उन्होंने नहीं ली, और अंग्रेज़ों ने, बम्बई की सरकार ने क्या किया, रघुनाथ से सूरत की संधि कर ली। तो अब एरास के युद्ध में अंग्रेज़ों ने हरा दिया किसको, जो कि दूसरी तरफ से नारायण राव, माधव राव द्वितीय की जो सेना थी उसको हरा तो दिया, लेकिन दूसरे जो पीछे गवर्नर जनरल था उस समय वॉरेन हेस्टिंग्स, उसने कहा कि ये संधि जो है गलत है। कौन सी? सूरत की, क्योंकि वो मराठों से लंबा संघर्ष नहीं करना चाहता था, इसलिए संधि को रद्द कर दिया और नई संधि की गई। और नई संधि थी पुरंदर की संधि। ये संधि की गई मार्च 1776 ईस्वी को। सूरत की संधि को रद्द करके गवर्नर जनरल ने कर्नल अपटन को कलकत्ता से पूना भेजा कि वो मराठों से नई संधि के लिए बातचीत करे। 1776 को नाना फडणवीस से पुरंदर की संधि की गई। तो इसमें सालसेट पर कंपनी का अधिकार होगा, ये शर्तें थी। भड़ौच जिले की सारी आय कंपनी को दी जाएगी। मराठों ने 12 लाख रुपए युद्ध की क्षतिपूर्ति के देने अंग्रेजों को स्वीकार किए, और इसके बदले में अंग्रेजों ने रघुनाथ के साथ छोड़ने का आश्वासन दिया। लेकिन पुरंदर की संधि कार्यान्वित नहीं की जा सकी, क्योंकि लंदन में कंपनी के डायरेक्टरों ने पुरंदर की संधि की अपेक्षा सूरत की संधि को स्वीकृति भेज दी, और इसलिए विवश होकर वॉरेन हेस्टिंग्स को रघुनाथ का ही साथ देना पड़ा। और साथ ही ये भी कहा जाता है कि सेंट ल्यूबिन नामक एक फ्रांसीसी दूत पूना दरबार में आ पहुंचा था और मराठों को अंग्रेजों के प्रति भड़का रहा था। इस कारण भी अंग्रेजों को पूना सरकार की अपेक्षा रघुनाथ का साथ देना पड़ा। फिर है इसके पश्चात वरगांव की संधि। तो आगे जो है एक और संधि की गई, जिसको कहा जाता है वरगांव की संधि। जनवरी 1779 ईस्वी को ये संधि की गई। लंदन में कंपनी के डायरेक्टरों ने सूरत की संधि को स्वीकृति देने के कारण बम्बई की सरकार ने पुनः युद्ध शुरू कर दिया, और कर्नल एस्टन के नेतृत्व में जनवरी 1779 में कर्नल एस्टन के स्थान पर कर्नल काकबर्न को ये कार्य सौंप दिया गया। वो असफल रहा, और पूना से 20 मील दूर तक तेली गांव के स्थान पर पुनः आक्रमणकारी सेना मराठों से पराजित हो गई।
विवश होकर अंग्रेजों को अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े, जिसको वरगांव की संधि कहा जाता है। 1773 के बाद मराठों के सारे जीते हुए क्षेत्र वापस कर दिए गए। बंगाल से आने वाले सेना को रोकने का निर्णय किया गया। रघुनाथ सहित 2 अंग्रेज अधिकारी फार्मर स्टीवर्ट सिंधिया तेलीगांव के युद्ध के विजेता के सुपुर्द कर दिए गए। सिंधिया को भड़ौत से होने वाली आय के कुछ भाग मिलने का निर्णय हुआ। तो वरगांव का सम्मेलन वास्तव में अंग्रेजों के लिए एक प्रकार का कलंक था। इसलिए गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसको मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि ये संधि सही नहीं है, तो उसने इनकार कर दिया और शीघ्र ही उसने बंगाल से 2 सेनाएं जनरल गोडार्ड के अधीन पूना पर आक्रमण करने के लिए भेजी और दूसरी कैप्टन पोपहम के अधीन ग्वालियर में स्थित सिंधिया के प्रदेश पर आक्रमण करने के लिए भेज दी। फिर आगे है गोडार्ड की पराजय। गोडार्ड जो है के नेतृत्व में सेना अनजान मार्ग से होती हुई मध्य भारत को पार करती हुई सूरत पहुंच गई। फरवरी 1780 में इस सेना ने अहमदाबाद पर अधिकार कर लिया और भसीन पर भी अपना कब्जा कर लिया। बड़ौदा के गायकवाड़ को अपने साथ मिलाने में सफल हो गया और इसका अंग्रेज सेनापति पूना की ओर बढ़ा। मराठा सरदार नाना फडणवीस ने निज़ाम और हैदर अली को अपने साथ मिला लिया और इस प्रकार तीनों ने मिलकर गोडार्ड की सेना को पूना के समीप अप्रैल 1781 में बुरी तरह से पराजित किया। फिर है पोपहम की विजय। इसके पश्चात क्या हुआ, मध्य भारत में कैप्टन पोपहम की अध्यक्षता में कलकत्ता से भेजी गई एक अन्य अंग्रेजी सेना ने काफ़ी सफलता प्राप्त की और इस तरह गोडार्ड की पराजयों को काफ़ी हद तक संतुलित कर दिया। उसने ग्वालियर के अजय दुर्ग पर अधिकार कर लिया और इस प्रकार समस्त भारत में हलचल पैदा कर दी। ग्वालियर मराठा सरदार देवजी सिंधिया की राजधानी थी। अभी भी आप देखें तो जो मराठों के मेन केंद्र जैसे कि ग्वालियर है, इंदौर है, बड़ौदा है, इसके साथ साथ देखा जाए पूना है, नागपुर है, तो ये अलग अलग केंद्र थे। सिंधिया का ग्वालियर में और इसके अतिरिक्त इंदौर में होलकर इत्यादि ये आपको आगे चलकर नाम मिलेंगे। तो जनरल कैमक और ने सिपरी के स्थान पर सिंधिया को हराया। विवश होकर सिंधिया को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी और इसी बीच बाद में उसी ने बीच में पड़कर पुनः सरकार और अंग्रेजों में सुलह करा दी। वॉरेन हेस्टिंग्स पहले ही लड़ाई समाप्त करने के पक्ष में था, क्योंकि बहुत अधिक धन खर्च होने के कारण उसके लिए बहुत सी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही थी। नेक्स्ट है इसके परिणाम क्या निकले। परिणाम में सालाबाई की संधि जो थी ये हुई और सालाबाई की संधि के अंतर्गत माधवराव नारायण या माधवराव द्वितीय को मराठों का वैध पेशवा माना गया। रघुनाथ की 3 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर अलग कर दिया। सालसेट पर अंग्रेजों का अधिकार मान लिया। अंग्रेजों द्वारा मराठों से जीते हुए सभी प्रदेश उन्हें वापस कर दिए गए। सिंधिया को यमुना के पश्चिम के प्रदेश मिल गए। फतेह सिंह गायकवाड़ को बड़ौदा का स्वतंत्र शासक स्वीकार किया गया और उसके सारे प्रदेश उसको दे दिए गए। तो बहुत महत्वपूर्ण ये विजय थी। अगली लेंगे अब हम सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध। बात यहीं पर समाप्त नहीं हुई, आगे भी जो युद्ध था, लड़ाई थी, ये हुई अंग्रेज़ों और मराठों के बीच में। तो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर जिसको कहा जाता है। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर ये युद्ध लॉर्ड वेल्जली के काल में 1803 ईस्वी में हुआ। ये तो बहुत से कारण थे उत्तरदायी। पहला, लॉर्ड वेल्जली की साम्राज्यवादी नीति। लॉर्ड वेल्जली ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने के लिए उसने जो नीति अपनाई वो थी सहायक संधि की प्रणाली। तो सहायक संधि की प्रणाली के अंतर्गत बहुत से प्रदेशों को ब्रिटिश साम्राज्य में वो मिलाना चाहता था। इनमें बहुत से प्रदेश मराठों के थे, तो इसलिए लड़ाई होना आवश्यक था। दूसरा है भसीन की संधि।
बसीन की जो संधि थी 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों ने पेशवा बाजीराव से की थी और इस प्रकार उसे अपने प्रभाव में ले लिया। उसके अंग्रेजों के अधीन चले जाने का यह अर्थ था कि मराठों की स्वतंत्रता समाप्त हो गई। मराठे इसको अपमानजनक संधि मानते थे, तैयार नहीं थे इसको मानने के लिए, तो इसलिए भी युद्ध हुआ। तीसरा, सब्सिडियरी सिस्टम या सहायक संधि की प्रणाली। सहायक संधि की प्रणाली वेल्जली के द्वारा चलाई गई। ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने के लिए इस संधि ने के द्वारा अंग्रेजों ने हैदराबाद के नवाब 1798, अवध के नवाब 1801 और बहुत सी राजपूत रियासतों ने इसको जो है स्वीकार किया था। और इस तरह से मराठा सरदारों के मन में अंग्रेजों के प्रति संदेह की भावना उत्पन्न होने लगी। तो सहायक संधि से भी जो मराठे थे वो उत्तेजित हुए। उनको लगने लगा कि उनके जो राज्य हैं उनको भी हड़प कर लिया जाएगा, क्योंकि मराठों के जो सरदार थे वो बहुत से थे। जैसे ग्वालियर है, ग्वालियर में सिंधिया था, इसके अतिरिक्त इंदौर में होलकर था, बड़ौदा में गायकवाड़ था, भोंसले नागपुर में था और पूना में पेशवा था। तो मराठा जो थे, ये सरदार जो थे, इनके मन में शंका उत्पन्न हुई। फिर तत्कालीन कारण क्या था? मराठा सरदार विशेषकर सिंधिया और भोंसले पेशवा जब अंग्रेजों से जाकर मिल गया था तो उसको दंड देना चाहते थे, अपनी सेना लेकर पूना की ओर बढ़े। अंग्रेज पेशवा बाजीराव द्वितीय की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध थे और उन्होंने दोनों मराठा सरदारों को नर्मदा के पार चले जाने के लिए कहा। मराठा सरदारों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो अगस्त 1803 को युद्ध शुरू हो गया। फिर है इसकी घटनाएं। अगस्त से दिसंबर 1803 तक लगभग 5 महीने तक मराठों के जो विशाल सेना थी, ये मराठों की विशाल सेना लड़ती रही युद्ध। उनके पास लगभग 2,50,000 सैनिकों के अतिरिक्त 40,000 सैनिक और भी थे, जो फ्रांसीसी अधिकारियों द्वारा पश्चिमी ढंग के से प्रशिक्षित किए गए थे। दूसरी ओर अंग्रेजों के केवल 55,000 सैनिक थे। लॉर्ड वेल्जली ने आक्रमण की योजना बड़ी सोच समझकर बनाई और इसी के साथ कई मोर्चों पर ताकि युद्ध लड़ा जाए मराठों के साथ। परिणाम स्वरूप ये युद्ध एक साथ गुजरात, बुंदेलखंड, उड़ीसा, दक्षिण और हिंदुस्तान के या उत्तरी भारत में शुरू हुआ। चाहे इसके दो मुख्य केंद्र दक्षिण और उत्तर भारत थे। दक्षिण में अंग्रेजी सेनाओं का नेतृत्व लॉर्ड वेल्जली का एक भाई, जिसका नाम था अर्थर वेल्जली, ये जो था नेतृत्व कर रहा था और उसने एक के पश्चात दूसरे मराठों को कई स्थानों पर पराजित किया। उसने 12 अगस्त 1803 को अहमदनगर पर अधिकार कर लिया और फिर आगे बढ़कर औरंगाबाद के समीप असाई नामक स्थान पर भोंसले और सिंधिया की संयुक्त सेना को पराजित किया। असाई के पश्चात मराठा सरदार भोंसले की सेनाओं को अरगांव के स्थान पर 29 नवंबर 1803 को एक और करारी पराजय दी। अंग्रेजों ने आगे बढ़कर उसके एक महत्वपूर्ण दुर्ग गाविलगढ़ पर अधिकार कर लिया। विवश होकर बरार के इस मराठा सरदार रघुजी भोंसले को 17 दिसंबर 1803 ईस्वी को अंग्रेजों ने देवगांव की संधि करने के लिए मजबूर कर दिया। उत्तर भारत में अंग्रेजों का पलड़ा भारी रहा। वहां लॉर्ड लेक ने अगस्त 1803 को अलीगढ़ पर अधिकार कर लिया। वहां से आगे बढ़कर अगले महीने उसने सिंधिया की सेना को हराया और दिल्ली पर अधिकार कर लिया और 83 वर्ष के अंधे और वृद्ध मुगल सम्राट, जिसका नाम था शाह आलम, को अपने कब्जे में ने अधिकार में ले लिया। दिल्ली पर अधिकार करने के पश्चात लेक ने 18 अक्टूबर 1803 को आगरा पर अधिकार किया। उत्तर भारत में होने वाली अंतिम लड़ाई, जिसमें लसवाड़ी के स्थान पर यह हुई 1803 में, जहां सिंधिया की सेना को पराजित होने से पहले अंग्रेजों का डटकर मुकाबला करना पड़ा। दक्षिण और उत्तर की भांति अंग्रेजों को गुजरात, उड़ीसा और बुंदेलखंड में भी विजय मिली। गुजरात में भड़ौच पर अधिकार कर लिया गया। उड़ीसा में उन्होंने कटक जीत लिया। बुंदेलखंड में वेल्जली ने जैसा चाहा वैसा ही हुआ और अंत में बरार के शासक के साथ 17 दिसंबर 1803 को देवगांव की और 30 दिसंबर 1803 को सिंधिया को
सिंधिया के साथ सिंधिया को सुरजी अर्जुन गांव की संधि जो है करनी पड़ी। और इस तरह से ये जो संधियाँ हुई, इसी के साथ ही ये मराठा जो शक्तियाँ थी ये भी पराजित हुई। तो देवगांव की संधि के अंतर्गत जो है ये संधि जो थी ये भोंसले के साथ, बरार या नागपुर के भोंसले के साथ हुई है। और इस संधि में भोंसले ने कटक का प्रदेश, बलासौर इत्यादि ये जो थे ये अंग्रेज़ों को देने स्वीकार किए। एक अंग्रेजी रेजिडेंट भी अपने यहाँ रखना स्वीकार किया। अंग्रेज़ों के शत्रु देशों से पत्र व्यवहार न करे, किसी विदेशी को अपने पास न रखे, ये भी शर्तें थी। भोंसले ने निज़ाम के विरुद्ध अपने सभी प्रादेशिक दावे वापस ले लिए। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 30 दिसंबर 1803 ईस्वी को हुई और सिंधिया ने इसको की। सिंधिया ने अहमदनगर, भड़ौच, गंगा और यमुना के मध्य का समस्त प्रदेश, जिसमें दिल्ली और आगरा शामिल थे, अंग्रेजों को दे दिए। अपने राज्य में अंग्रेज रेजिडेंट रखना स्वीकार किया। मुगल सम्राट, पेशवा, निज़ाम और गायकवाड़ के प्रति अपने सारे दावे छोड़ दिए। किसी यूरोपियन को अपने पास न रखने, अंग्रेजों के शत्रु देशों के से किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार न करने का भी वचन दिया। अंग्रेजों के लिए इस युद्ध का बहुत ही महत्व रहा। फिर इसके पश्चात लेकिन क्या हुआ, कुछ समय के पश्चात इसके पश्चात क्या हुआ कि होलकर ने जो है ये युद्ध जारी रखा और अंग्रेज़ों का होलकर के सिंधिया के साथ मतभेद थे। परिणाम स्वरूप जब सिंधिया अंग्रेज़ों के निकट युद्ध कर रहा तो होलकर ने उसका साथ नहीं दिया। ये था इंदौर का, और इसने साथ नहीं दिया और इसी के साथ साथ जिसकी वजह से सिंधिया और भोंसले युद्ध हार गए, तो होलकर ने युद्ध जारी रखने का निश्चय किया। दूसरी तरफ वेल्जली भी सिंधिया तथा भोंसले से निपटने के बाद इंदौर के मराठा सरदार यशवंतराव होलकर की शक्ति को समाप्त करना चाहता था। अंग्रेज एक तो सर्वोच्च शक्ति बनना चाहते थे भारत की, एक वजह तो ये भी थी कि होलकर के साथ जो युद्ध था वो करना पड़ा, और इसी के साथ साथ भोंसले और सिंधिया का भी असंतोष था। तो इस तरह से होलकर जयपुर के राजा के राज्य में उसने लूटमार करनी शुरू की। 16 अप्रैल 1804 को होलकर के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की गई। तीन सेनाओं के जो थी उसके विभिन्न दिशाओं से सेना भेजी गई। दक्षिण से आर्थर वेल्जली, उत्तर से लॉर्ड लेक और गुजरात से कर्नल मानसन होलकर के विरुद्ध बढ़े। तीनों ने मिलकर जो है होलकर के साथ युद्ध किया। मुकुंद द्वार नामक दर्रे के पास होने से अंग्रेजों को करारी हार हुई। उनके सैकड़ों सैनिक युद्ध में मारे गए। इस विजय से प्रोत्साहित होकर होलकर ने दिल्ली लेने का प्रयत्न किया, लेकिन असफल रहा। 1804 में उसे डीग और फर्रुखाबाद आदि स्थानों पर लॉर्ड लेक से पराजित होना पड़ा, लेकिन अभी भी कुछ करने भी नहीं पाया था वो। 3 माह के पश्चात 5 अक्टूबर 1805 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था गवर्नर जनरल, लॉर्ड कॉर्नवालिस के पश्चात बंगाल काउंसिल के वरिष्ठ सदस्य पर जॉर्ज बार्लो ने गवर्नर जनरल का चार्ज संभाला। उसने भी लॉर्ड कॉर्नवालिस के पदचिन्हों पर चलते हुए मराठा सरदारों सिंधिया और होलकर की सुलह स्थापित करने का प्रयास किया। तो सिंधिया से नई संधि की गई 1805 में, होलकर से संधि की गई जनवरी 1806 में, और इस तरह से इन दो युद्धों में अंग्रेज़ों ने जो है काफ़ी कुछ इन मराठों से प्राप्त कर लिया। आगे के 2 युद्धों की बात हम अगले वीडियो में करेंगे।